हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला में। फ्रेंड्स, हमने आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम फरवरी में होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए एक श्रृंखला शुरू की थी। उसी का एक महत्वपूर्ण भाग लेकर के आया हूँ कि भारतीय संविधान में राज्य का नीति निर्देशक तत्व से संबंधित जो है वह भाग 4 में है। तो इसको हम लोग इसके बारे में विस्तृत जानकारी और विस्तृत क्वेश्चन है उसको लेकर के आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? तो भाग 4 में है। सबसे पहले जान लेते हैं कि भाग 1 जो है वो क्या है। भाग 1 जो है वह संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है, जो कि 5 से लेकर के 11 अनुच्छेद तक है। भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकार है, जो कि 12 से लेकर के 35 तक है। भाग 4 जो है वो नीति निर्देशक तत्व है, जो कि 36 से लेकर के 51 तक है। उसके बाद भाग 4 का क भी है। भाग में 4 का क भी है, जो कि मौलिक कर्तव्य है, जो कि 51 के क अनुच्छेद 51 के क में जोड़ा गया है। उसके बाद भाग जो है 5 क्या है? भाग 5 जो है वो संघ है। क्या है? संघ है, और जिसमें कि अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक है। अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक जो है उसमें क्या है? संघ में है, संघ है। और संघ जो है वो भाग 5 में है। तो भाग 1 जो है क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र, जो कि 1 से 4 तक है। उसके बाद भाग 2 आया जो 5 से 11 तक है, जिसमें नागरिकता है। भाग 3 जो है 12 से 35 है, मौलिक अधिकार है। और उसके बाद जो है ना वो भाग 4 है 36 से 51 तक, जिसमें कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व है। और भाग 5 जो है वो संघ है, और संघ में कहाँ से कहाँ है? 52 से लेकर के 151 तक। उसमें इसी के बीच में क्या आता है? भाग 4 का क, जो कि मौलिक कर्तव्य है, जो कि 51 के क में जोड़ा गया है। चलिए अब इसके बारे में तो पढ़ लिए। तो इस सारे को देखते हुए इस प्रश्न का जो उत्तर था वो क्या था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न में है कि नीति निर्देशक तत्व की व्याख्या किस अनुच्छेद में है? तो अभी हम तुरंत किए हैं कि जो है ये क्या है? ये भाग 4 है। ये भाग कौन है? ये भाग 3 है। ये भाग क्या है? 2 है। ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का किस अनुच्छेद में है? अभी पढ़े हैं कि अनुच्छेद 4 में है। अनुच्छेद 4 में, और अनुच्छेद 4 जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? तो 36 से लेकर के 51 तक हम पढ़े हैं। तो यही है 36 से 51 तक राज्य के निर्देशक तत्व 36 से 51 है। मौलिक अधिकार 12 से 35 है, जो कि भाग 3 में है। ये भाग 3 में है। और 5 से 11 जो है वो नागरिकता है, जो कि भाग 2 में है। और ये भी पढ़ें 1 से 4 क्या है? संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र, जो कि भाग 1 में है। तो इतना तो हम पढ़ ही लिए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जान लीजिए कि नीति निर्देशक तत्व को हम लोग आयरलैंड से गया है। नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया? तो हम लोग जान गए कि आयरलैंड। तो जान लीजिए कि ब्रिटेन से क्या लिया गया? तो ब्रिटेन से जो है ना संसाधनात्मक शासन प्रणाली और एकल नागरिकता। तो ब्रिटेन से एकल नागरिकता बार बार पूछता है कि एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, ब्रिटेन से क्या? एकल नागरिकता। उसी तरह से पूछता है कि कनाडा से क्या लिया गया? तो संघात्मक विशेषताएं। कनाडा से क्या लिया गया? तो संघात्मक विशेषताएं लिया गया। और संघ और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन किस तरह हो, वो कनाडा से लिया गया। कनाडा से क्या लिया गया? संघात्मक विशेषताएं एवं संघ एवं राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन किस तरह से हो। राज्यपाल की नियुक्ति की विषय प्रक्रिया भी वहाँ से ली गई। ब्रिटेन से जो लिया गया उसमें महत्वपूर्ण था कौन? एकल नागरिकता। उसके बाद अमेरिका से तो बहुत ज़्यादा लिया गया। अमेरिका से तो सबसे पहले मौलिक अधिकार लिया गया। जो अभी पढ़े हैं मौलिक अधिकार वो भाग 3 में है, 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है, मौलिक अधिकार लिया गया। उसके बाद लिया गया कि राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग कैसे लगाते हैं, कब लगाते हैं, उपराष्ट्रपति का नियोजन कैसे होता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि,
ठीक है, एवं वित्तीय आपात, ये सब जो है। तो मेन जो है अमेरिका में मौलिक अधिकार पूछता है। उसके बाद पूछता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से, तो अमेरिका से। आयरलैंड से नीति निर्देशक तो कनाडा से जो है वो कनाडा से क्या लिया गया है, तो संघात्मक विशेषता एवं संघ एवं राज्य के बीच का शक्तियों का विभाजन। उसके बाद अपशिष्ट शक्तियाँ जो केंद्र के पास है वो भी कनाडा से लिया गया है। ब्रिटेन से क्या लिया गया है, एकल नागरिकता। तो ये पढ़ लिए। और भी जो है ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, तो पूछता है जो है ना प्रस्तावना जो है हमारे संविधान का वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके बाद समवर्ती सूची का प्रावधान जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके बाद आप जान लीजिए कि जर्मनी से क्या लिया गया है, तो जर्मनी से आपातकाल लिया गया है। जर्मनी से आपातकाल लिया गया है। कर्नाटक तो जान ही गए हैं। दक्षिण अफ्रीका से क्या संविधान संशोधन जो है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य जो आयरलैंड, ये नीति निर्देशक तत्व जो है वो क्या है, भाग 4 में है। भाग 4 में है। तो भाग 4 का क जो है वो क्या है, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो है ना सब शुरू के संविधान में नहीं था, तो उसको बाद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। तो 76 में जब जोड़ा गया तो वो तो किसी भाग में ऐड ही करते हैं, तो भाग 4 में ऐड किया गया है। और ये जो है पूछता है कि कहाँ से लिया गया, तो मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिया गया। किससे, रूस से। तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य ले लिया। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो कहाँ से लिया गया, तो ये जान लीजिए कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है आपको ये लिया गया है जापान से। तो सारे देश से क्या क्या योगदान लिया गया है वो हम जानकारी ले लिया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि आयरलैंड ने अपनी संविधान में नीति निर्देशक तत्व को कब एंट्री किया, कब सिद्धांतों को कब स्थान दिया। कि आयरलैंड में जो है ना अपनी संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को या सिद्धांतों को कब स्थान दिया, तो 1937 में। 1937 में नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान में जगह दिया या सिद्धांतों को प्रवेश मिला। उसके बाद चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही है। इन्हें नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त नहीं है। इनकी प्रकृति साम्यवादी है। ये स्वतः लागू हो जाते हैं। इन्हें कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जो मौलिक अधिकार और राजनीति निर्देशक तत्व में अंतर क्या है। कि मौलिक अधिकार जो है वह स्वतः लागू हो जाता है। कोई भी आदमी जन्म लेता है भारत में, उसको उसी समय से मौलिक अधिकार मिल जाता है। किसी के साथ कोई भी गलत अगर होता है तो वो न्यायालय में जा सकता है। मौलिक अधिकारों के अगर हनन हो रहा है तो वो मौलिक अधिकारों का तो वो न्यायालय में जा सकता है। ये दोनों जो है वो मौलिक अधिकार में लागू होता है, लेकिन ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं लागू होता है। इन्हें नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है, नहीं है, नहीं, इन्हें नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। तो इसी कारण से इसकी प्रकृति समाजवादी है। तब ना नैतिक हो गया और राजनीतिक हो गया, तो इसकी प्रकृति क्या है, समाजवादी है। यह कहा ही गया है कि नीति निर्देशक तत्व जो है राज्य के कल्याणकारी सिद्धांत को ये करते हैं। क्या करते हैं, यह राज्य के जो है कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, जिससे नागरिक की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। तो इसीलिए इसकी प्रकृति जो है समाजवादी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर जान गए। इस प्रश्न से यही समझे कि ना ही हम लोग नीति निर्देशक तत्व के लिए जो है ना न्यायालय में जा सकते हैं, और ना ही किसी के जन्म लेते या किस राज्य का नीति निर्देशक तत्व उस पर लागू हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों को और किस नाम से बोल सकते हैं। तो निदेशक प्रवृत्ति वाले अधिकार। निदेशक प्रवृत्ति जो राज्य का मतलब यही नहीं कि स्टेट वो जो कोई बिजली कंपनी भी होगी वो भी एक स्टेट कहाएगा, जो अपना कानून खुद बनाए, तो वो जो है निदेशक प्रवृत्ति वाले अधिकार उसमें प्राप्त होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसके लिए आधार है। राज्य का प्रशासन है। मतलब कोई भी जो स्टेट है, जो अपने आप में स्टेट कहाएगा, वो अपना नियम, जैसे कि BCCI के ऊपर भी कौन सा है, जैसे क्रिकेट में ही ICC है, तो ICC एक स्टेट है, लेकिन BCCI एक स्टेट नहीं है। यह खुद क्रिकेट के लिए नियम कानून नहीं बना सकता है। तो इसीलिए उसी तरह से कोई जो है स्कूल स्टेट नहीं है, लेकिन कोई शिक्षा काउंसिल जो है, जैसे
CBSE है, ICSE है, वो सब अपना कानून खुद बना सकता है, तो वो एक स्टेट है। तो नीति निर्देशक तत्व किसके आधार पर है? राज्य के प्रशासन। तो राज्य में कौन आएगा? स्टेट में CBSE आएगा, ICSE आएगा, ICC आएगा, लेकिन BCCI नहीं आएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि नीति निर्देशक तत्व को कितने भागों में बांटा गया है? तो नीति निर्देशक तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए कोई भी नागरिक किसी भी अदालत के पास नहीं जा सकता है। अभी हम पढ़े हैं कि न्यायालय में तभी जाएंगे जब वह मौलिक अधिकार होगा। अब नीति निर्देशक तत्व जो है वो न्यायालय में, उसके लिए हम लोग नहीं जा सकते हैं। जैसे नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत है कि कोई आदमी अगर जो है, कोई सपोज कोई महिला है, अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसको आसान काम मिलना चाहिए, लेकिन अगर नहीं मिलेगा तो उसके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। समान काम के लिए समान वेतन भी नहीं मिल सकता है। नीति निर्देशक तो कोई स्टेट अगर चाहे तो समान काम के लिए समान वेतन देगा, नहीं चाहे तो महिला पुरुष या किसी तरह का अन्य बाइफर्केशन करके उसको जो है समान काम के लिए समान वेतन नहीं देगा, तो आप अदालत में नहीं जा सकते हैं, जो कि नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत जो कोई स्टेट लागू करेगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि संविधान सभा में निदेशक तत्वों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो मूल अधिकारों की उप समिति द्वारा। संविधान सभा में निदेशक तत्वों का निर्माण किसके द्वारा? तो मूल अधिकारों की जो उप समिति होती है उसके द्वारा निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? मूल अधिकारों की उप समिति द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि नीति निर्देशक तत्व किस समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में शामिल किया गया? तो सप्रू समिति के आधार पर, सप्रू समिति के आधार पर नीति निर्देशक तत्व को जो है ना क्या किया गया है? संविधान में शामिल किया गया है। अब अगला है स्वर्ण सिंह समिति। तो जान लीजिए कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य को भाग 4 के क में ऐड किया गया, जो कि अनुच्छेद 51 के क में है। तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? यह कथन KT शाह के द्वारा बोला गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि किसने नीति निर्देशक तत्वों को अनोखी विशेषता वाला कहा है? PR अम्बेडकर साहब ने नीति निर्देशक तत्वों को अनोखी व्यवस्था वाला कहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि किसने कहा कि DPSP का उद्देश्य एक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है उसका शॉर्ट फॉर्म जो है DPSP का उद्देश्य एक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है, ये BR अम्बेडकर साहब ने कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कही है? तो संवैधानिक उपचारों की अधिकार को जो बोला है वो बोले हैं अम्बेडकर साहब। तो यहाँ पर जो है ग्रीनविल ऑस्टिन जो थे उन्होंने कहा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा बताया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच पहला विवाद किस बात से सामने आया? चंपकम दोराई राजनवाद विवाद से जो है ना मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बीच का पहला विवाद आया, चंपकम दोराई राजनवाद से। चलिए किस वाद में कहा गया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं? मिनवा मिल्स के विवाद में जो है ना ये हुआ कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार के अनुच्छेद 14, 19 और 31 पर वरीयता दी गई। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कि संविधान संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार के अनुच्छेद 14, 19, 31 पर वरीयता मिला। किस? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। चलिए इसमें जो 44वां है उसके बारे में जानते हैं। 44वां संविधान संशोधन जो है
वह कब हुआ? 1978 में हुआ। इसमें क्या हुआ था कि 76 में जो है ना लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़ा के 6 साल कर दिया गया था। उसको घटा करके क्या कर दिया गया कि जो है ना राज्य विधानसभा और लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा नहीं, लोकसभा और राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 साल से 6 साल कर दिया गया था। उसको फिर घटा करके 6 साल से 5 साल क्या कर दिया गया। जो राज्यसभा बोल दिए थे, राज्यसभा का कार्यकाल ऑलरेडी 6 साल का होता है, तो उसको घटाया बढ़ाया नहीं किया। क्या किया गया? लोकसभा और राज्य विधानसभा का कार्यकाल 76 में मतलब 42वां संविधान संशोधन द्वारा 5 से 6 साल कर दिया गया। फिर उसको 44वां में घटाकर 6 से 5 कर दिया गया। चलिए, उसके बाद जो है ना 86वां संविधान संशोधन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 86वां संविधान संशोधन जो है वो 2002 में हुआ और इसके तहत जो मौलिक कर्तव्य जो 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया 1976 में, उसमें पहले मौलिक कर्तव्य 10 था, तो 11वां 86वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया 2002 में। इसके तहत क्या हुआ कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है ना 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने वाली संबंधी प्रावधान किया गया। और यह अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 21 के क में शामिल कर लिया गया। इसके अंतर्गत इसको जोड़ दिया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि संविधान में कौन से अनुच्छेद में प्रावधान है कि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय नहीं ले जाया जा सकता है। यह अनुच्छेद 37 में है कि यह न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। यह अनुच्छेद 37 बताता है। और अनुच्छेद 38 जो है वो क्या है? राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय मिलेगा। वो 38 में है। मतलब नीति निर्देशक तत्वों का जो मूल ये है राज्य कल्याणकारी की अभिवृद्धि, वो 38 में है। और 39 में क्या है? 39 को 3 भागों में कर दिया। 39 का क, ख और ग। तो क में क्या है कि समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था इसी में है, तो क में है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आप इसको न्यायालय में अगर समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं मिल रहा है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। दूसरा है ख में है कि सार्वजनिक धन जो है का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। सार्वजनिक धन है उसका सबसे ज़्यादा स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना है ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। लेकिन सार्वजनिक हित का नहीं भी होगा तो हम न्यायालय में इसको नहीं ले जा सकते हैं। और ग ये कहता है, ग कहता है, ग क्या कहता है? ग कहता है, ग ये कहता है कि आपको जो है 39 का ग कि धन का समान वितरण हो। धन का क्या हो? समान वितरण हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हो गया कि समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता, तो हम बोल दिए 39 का 1 है क जिसको कहते हैं। 2 में क्या है? सार्वजनिक धन का स्वामित्व एवं नियंत्रण इस प्रकार हो ताकि सब सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। और 3 क्या कहता है? 3 कहता है कि धन का समान वितरण हो। चलिए अगले प्रश्न में क्या है कि महिला प्रसूति सहायता कौन से अनुच्छेद के तहत आता है? जैसे हम बोले हैं कि ये 42 में आता है कि काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं का प्रसूति सहायता का उपबंध। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मनोचित दशा मतलब मन के उचित, मान लीजिए महिला प्रेग्नेंट है तो उसको कम काम दिया जाए, आसान काम दिया जाए। मान लीजिए कोई लाइनमैन है, कोई अगर उसको लाइन पे काम ना दे करके उसको कार्यालय में दे दिया जाए। लेकिन अगर नहीं भी देगा तो आप कार्यालय में इसको न्यायालय में नहीं ले जा सकते हैं। यह 39 में क्या कह रहा है कि मनोचित दशाओं एवं प्रसूति सहायता का उपलब्ध। वही 40 में क्या 41 में क्या कह रहा था कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार, कुछ कंडीशन है। जैसे वृद्धा पेंशन ये सब जो मिलता है, ये कुछ दशाओं में सहायता जो मिलता है वो 41 के तहत मिलता है। और किसी को भी मनोचित स्थिति को देखते हुए, उसकी स्थिति को देखते हुए थोड़ा आसान या
कठिन काम जो होता है वो सब देना जो है ना 42 में आता है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि मनरेगा का संचालन से कौन से नीति निर्देशक तत्व का पालन होता है। मनरेगा जो है वो 43 में आता है कि कामगारों के लिए निर्वाचित मजदूरी एवं कुटीर उद्योग जो है वो किस में आता है, 43 में आता है। तो 41, 42, 43 जो है इसको याद रखने के लिए हम लोगों को कुछ नहीं करना है। 41, 42, 43 के लिए दमन याद रखते हैं। क्या? द से कुछ दशाओं में आपको गवर्नमेंट जो है ना मदद करेगा, मतलब वो राज्य, जो राज्य बोला जाता है स्टेट, वो म से मनोचित व्यवस्था में आपको जो है ना ये मिलेगा, जैसे कि हो गया कि काम क्या न्याय संगत एवं मनोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपलब्ध। और 9 से क्या हो गया, निर्वाह योग्य मजदूरी उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, ये हो गया। और 40 जो है वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ग्राम पंचायत। क्या है? ग्राम पंचायत। तो इसमें जान गए कि 40 जो है ग्राम पंचायत है। 41 में क्या है, 41 में अभी पढ़े हैं कि कुछ दशाओं में जो है ना आपको गवर्नमेंट मदद करेगी। म में क्या है, मनोचित स्थिति योग्य जो है ना आपको सुविधा प्रदान करेगी और निर्वाह योग्य मजदूरी मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि समान कार्य के लिए समान वेतन किस में है। तो अभी पढ़े हैं कि समान कार्य के लिए समान वेतन जो है आपको 39 के घ में है। समान काम के लिए समान वेतन 39 के घ में है। चलिए अब आते हैं कि किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकारों में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। अभी पढ़े हैं कि मूल अधिकार जो है वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा मौलिक अधिकार में जो है ना 6 से 14 वर्ष के आयु को जो है ना निःशुल्क जो है ना शिक्षा देना है, वह 45वां में जोड़ा गया है। किस अनुच्छेद के तहत? तो 45वां अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया। चलिए अगले प्रश्न में है कि वर्तमान में नीति निर्देशक तत्व किन मूल अधिकारों पर प्रभाव डालता है। तो हम 14 और 19 इसके बारे में हम चर्चा भी किए हैं इसी वीडियो में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद जो है उदारवादी और गांधीवादी सिद्धांत का सम्मिश्रण है। अनुच्छेद 48 उदारवादी एवं गांधीवादी। अनुच्छेद 48 जो है वो क्या है, कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 जो है वो कृषि और पशुपालन है। फिर 48 का क भी आता है। 48 का क बार बार पूछता है कि पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन और वन एवं वन्य जीव का रक्षा। तो गाय की रक्षा या कोई भी, ये तो घरेलू नहीं, गाय की रक्षा नहीं, जैसे कोई भी वन का जीव जो है उसकी रक्षा करना जो है ना, वन जीव संरक्षण किस में आता है। तो 48 के क्रम में पर्यावरण का संरक्षण, पेड़ की कटाई, ये सबसे पर रोक एवं संवर्धन, वन एवं वन जीव रक्षा, ये सब 48 के क्रम में आता है। 48 में कृषि एवं पशुपालन है। चलिए अगले अनुच्छेद प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित रखता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो 44 में है। 44 क्या कहता है, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता हो। समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 कहता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर है कि न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण तो किस अनुच्छेद में हुआ। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण 50 में हुआ, जिसके तहत न्यायपालिका जो है कार्यपालिका से ऊपर चली गई, मतलब कि न्यायपालिका को ज़्यादा वरीयता दिया गया। और न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण जो हुआ 50 में हुआ। और 51 जो है वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति है। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सुरक्षा शांति जो है वो 51 में है। चलिए उसके बाद जो है, अब इसके बाद जो है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद तो 51 है। 48 में क्या है, 48 में अभी पढ़े कृषि एवं पशुपालन है। 45 में क्या है कि 45 में अभी पढ़े हैं कि जो ये जो है शिक्षा के अधिकार को जो है ना मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है, वो 45 में है। ठीक है। और 50 में क्या है, 50 अभी पढ़े हैं कि 50 जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कृषि एवं पशुपालन का संगठन जो है ये किस में किया गया है, अभी पढ़े हैं कि कृषि एवं पशुपालन 48 में है। 40 में तो ग्राम पंचायत है ही, और 44 में जो है समान नागरिक संहिता है। 39 के ए में समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी शिक्षा है ही। तो कृषि एवं पशुपालन का संगठन जो है वो क्या है, अनुच्छेद 48 में है। तो इसी तरह से उनके और भी महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।